दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश का रंग जो है किससे निर्धारित होता है? देखा होगा कि डिफरेंट कलर के लाइट होते हैं, तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तरंग दैर्ध्य, जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। WAVELENGTH, वेवलेंथ। और इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी प्रकाश का रंग हो तरंग दैर्ध्य द्वारा निर्धारित होता है। और आपने देखा होगा कि ये जो विबग्योर, तो विबग्योर की अगर बात करें तो वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड का वेवलेंथ जो है, रेड यानी कि जो लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैगनी प्रकाश यानी वायोलेट की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से जो है सही उत्तर चुनना है। निकट दृष्टि दोष, इसके पहले वाले सेशन में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए क्या निकट दृष्टि दोष क्या होता है? दिस इज मायोपिया। और आपको पता होगा कि मायोपिया किसे कहते हैं। मायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, मतलब कि निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा दिया गया है कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया। देखिए तीनों टर्म याद कीजिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष मतलब हुआ कि निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। तो इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस या मायोपिया। ठीक है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। इस साइंटिफिक टर्म याद करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा था। हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देंगी। ठीक है। और इसके निवारण के लिए हम कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो 1 2 दोनों सही होगा। तीसरा जरा दृष्टि दोष, हिंदी वाला काफ़ी कठिन हो जाता है। तो जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। और एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष को कहते हैं। और इसके निवारण के लिए फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के लक्षण होते हैं। इसके बाद एक और बता देते हैं, हमने पहले डिस्कस किया इसके बारे में, एक और बताया था। लास्ट वन इज यानी फोर्थ वन इज एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, जिसे अबिंदुकता कहते हैं। इसके निवारण के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस रंग का वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो अभी बताया था आपको विबग्योर। तो विबग्योर में क्या होगा? ये बढ़ता हुआ क्रम है, लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंगदैर्ध्य का सबसे बढ़ता हुआ क्रम है। तो रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। और रेड जो है, रेड लाइट डिस्पर्स नहीं होती है, सीधी रेखा में
काफ़ी दूर तक दिखाई देती है। तो देखा होगा सिग्नल वगैरह में रेड लाइट का प्रयोग करते हैं जो कि काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। ओके, काफ़ी बहुत दूर से दिखाई देता है, यानी कि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और तो पूछा गया है कि सबसे कम वायलेट का, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा यानी लाल का, वह सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, और जिसका कम होगा वह कम दूरी तय करेगा, यानी कि वह तुरंत वहीं पर क्या होगा, फैल जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण? ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन कहते हैं प्रकीर्णन को, लाइट। परावर्तन होगा नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते, विवर्तन डिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके अगर इतना आपको याद हो गया तो आपका सारा काम हो जाएगा, समझ लीजिए। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किया जाता है। दांत एवं कान के परीक्षण में डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सर्च लाइट और मोटर कार के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में होगा, देखिए सर्च लाइट और हेडलाइट। सर्च लाइट, हेडलाइट या टार्च होता है, इनका काम क्या होता है? गाड़ी की हेडलाइट काफ़ी दूर तक फोकस करती है, ठीक है। अवतल दर्पण है, इसी वजह से क्या होता है, काफ़ी दूर तक फोकस करता है, एक सीधी रेखा में चलता है। अगर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाए तो एक ही जगह पे वो स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे देखा होगा गलियों में जो लैंप लगाए जाते हैं, गलियों में जो परावर्तक लैंप लगाए जाते हैं, स्ट्रीट लैंप, तो उसमें देखा होगा वो बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं चलते हैं। उनका क्या होता है, जब ऊपर से जलाया जाता है तो पूरा लाइट फैल जाता है, काफ़ी एरिया में दिखाई देता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस होता है। तो तीनों याद कर लीजिए। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में तीन जो है, जो मेन कलर होते हैं, मूल रंग जो होते हैं, तीन प्रकार के मूल रंग होते हैं जिसमें हमें पहचानना है क्या होता है। तो एक तो लाल होता है, दूसरा हरा होता है, तीसरा क्या होता है, नीला होता है। इन्हीं से सारे रंग का निर्माण होता है, इन्हीं से हम सारे रंग को बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अभी बताया था उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का, गलियों में लगे परावर्तक लैंप में बताया था अभी, गाड़ी में पीछे की वस्तु देखने के लिए, गाड़ी में पीछे की वस्तु देखने के लिए वो साइड मिरर लगा होता है, जो जिसमें हम पीछे मतलब कोई गाड़ी आ रही है उसको हम देख सकते हैं। तो इसे यहाँ पर देखिए उत्तल का प्रयोग किया था। उत्तल बताया था, उत्तल क्या होगा, पूरा मतलब एरिया फैल जाएगा उत्तल वाले दर्पण में, पूरा मतलब फैले हुए एरिया को पूरा कवर कैप्चर करता है। तो पीछे आप देखें तो पूरा जितना एरिया होता है सब दिखाई देता है इसमें। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, तो अब देखिए उसका जस्ट मतलब कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, लाल, हरा। लाल का तो सबसे प्रकीर्णन कम होगा, सबसे अधिक वायलेट का होगा, बैगनी कलर का सबसे अधिक होगा, ठीक है। बैगनी कलर का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा बैगनी कलर के लिए होगी। प्रकीर्णन को हम स्कैटर कहते हैं, स्कैटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो जस्ट 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। कहीं कहीं 0.46 भी दिया रहता है, तो 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब पानी में साधारण नमक को मिलाया जाता है, यानी कि जब सिंपल साल्ट है, नमक को हम किसी पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक घटता है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा।
जब किसी भी इम्प्योरिटी को अशुद्ध या मतलब कोई भी चीज़ अगर पानी में हम मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब वो थोड़ा और टाइम लेता है बॉयल करने में। ठीक है, तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक जो इसका है कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा होता है? तो गैस और लिक्विड में कन्वेक्शन द्वारा होता है। कन्वेक्शन को हम संवहन कहते हैं। रेडिएशन द्वारा किस में होगा? बाय रेडिएशन। यह जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, रेडिएशन द्वारा इसमें होता है। चालन यानी कंडक्शन मेथड द्वारा, कंडक्शन द्वारा किस में होता है? जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें होता है। ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस विधि द्वारा? अभी बताया था कि रेडिएशन, इसमें जो होता है रेडिएशन द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। रेडिएशन द्वारा होता है, विकिरण द्वारा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर रेडिएशन द्वारा होता है, प्रकीर्णन। दिस रेडिएशन को प्रकीर्णन कहते हैं। चालन बताया था कंडक्शन में, संवहन गैसों में होता है। इसके बाद गैस और लिक्विड दोनों में होता है संवहन। मिट्टी के घड़े में जो किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? जल जो ठंडा रहता है मिट्टी घड़े में, देखा हो गर्मी के मौसम में क्या करते हैं लोग, घड़े में पानी भर कर रखते हैं, वह जल जो होता है ठंडा रहता है। यह किसके द्वारा होता है? तो यह वाष्पीकरण के द्वारा होता है, इवेपोरेशन। इसे इवेपोरेशन कहते हैं, EVAPORATI, इवेपोरेशन। इसको हम समझाएंगे जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। एक कॉन्सेप्ट बेस है। बादल आच्छादित रातें जो हैं, यह स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। देखा होगा अगर बादल घिरा हो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही गर्मी होती है, क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है, बादल अगर ऊपर घिरे हुए हो तो क्या करेंगे, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी को यानी कि जो स्थल मंडल को गर्म कर देता है, उसका फिर वापस जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो बादल अगर घिरा होगा तो वापस वायुमंडल में नहीं जा पाएगा, फिर रिटर्न होकर के पृथ्वी पे ही चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए गर्म ज़्यादा होती है। बादल अगर घिरे नहीं है, स्वच्छ रात है, तो क्या होगा, जो टेरेस्ट्रियल यानी जो पार्थिव विकिरण है वह वापस फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन देख लिए क्या क्या दिया हुआ है कि बादल वातावरण को आर्द्र बना देते हैं, नो, गलत हो जाएगा। बादल तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, बादल हवा की गति को रोककर गर्मी उत्पन्न, देखिए ये वाला हो सकता है बी वाला। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, ये देखिए, लेकिन ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। ये भी हवा की गति को रोककर गर्मी उत्पन्न, बादल गर्मी क्यों उत्पन्न करेंगे? ठीक है, ए और बी दोनों गलत है। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, ये वाला सही हो सकता है। डी वाला भी देख लेते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। बादल ठंडी लहरों का आसमान से पृथ्वी तक, नहीं, ये तो नहीं हुआ। ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट जो, ये उसी के बारे में बता रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हीट के रेडिएशन को रोकने का कार्य करते हैं, इसीलिए गर्म होते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुकर में क्या करते हैं हम, कुकर को अच्छी तरह से बंद कर दें, अंदर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है, ज़्यादा दबाव उत्पन्न होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन, कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। अधिक दाब के कारण पानी के क्वथनांक, देखिए वाला सही हो जाएगा। प्रेशर बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि दाल शीघ्र पक जाता है, जल्दी पक जाता है। यदि लोलक घड़ी को, यानी लोलक घड़ी का मतलब हुआ कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम,
पेंडुलम। तो पेंडुलम या लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो क्या होगा जी के मान। तो हमने इसके पहले डिस्कस किया था, अगर ऊपर या नीचे ले जाने पर क्या होगा, जी का वैल्यू कम हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे, ये वाला बी वाला से हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी का वैल्यू ऊपर जाने पे या नीचे जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पे जी का मान कम हो जाता है, जबकि पोल पर जी का मान अधिक होता है। पोल यानी कि जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो वहाँ पर जी का मान अधिक हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के, तो अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगों यानी ट्रांसवर्स वेव की खास बात होती है कि जब ये तरंगें किसी भी माध्यम में उत्पन्न की जाती हैं तो जो माध्यम के कण हैं, जो उसके कण हैं वह माध्यम के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे प्रकार की तरह लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, उन्हें अंदर तरंगे कहते हैं। अंदर तरंगे क्या करती हैं, जो माध्यम के साथ ही इनके कणों का वाइब्रेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में इनमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे पानी की सतह पर, इसमें डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल वेव। ऑडिबल मतलब जो हमें सुनाई देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता था, 20 हर्ट टू 20,000 हर्ट के बीच ये होती हैं, ठीक है, ऑडिबल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 79, समुद्र की गहराई का पता लगाना, छिपे पदार्थों का पता लगाना, उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई नापना संकेत, ठीक है, इसके लिए कौन सा अवश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। दिस इज इंफ्रासोनिक होती है। पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, तो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, बी इंफ्रासोनिक कहते हैं। किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, वेवलेंथ किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इनकी बात करें तो गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड, हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद रेडियो वेव्स आती हैं। तो वैसे तो रेडियो वेव्स का तरंग सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है इस तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम। गामा एक्स पराबैंगनी, IR इंफ्रारेड को अवरक्त कहते हैं, हर्ट्ज, ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो किसका ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ने का मतलब है तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, गामा एक्स, ये हर्ट्ज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। वैसे तो रेडियो वेव्स होता तो रेडियो वेव्स हो जाता, हर्ट जो है सही हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप प्रैक्टिस से डेली फॉलो करते हैं तो एक महीने के अंदर आपका पूरा एक साइंस पर जो है सामान्य विज्ञान पे अच्छी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करा रहे हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम का, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट PCS का हो, रेलवे हो, SSC हो, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का SSC एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन इसी तरह के फॉर्मेट से बना करके पूछे जाते हैं। और डिस्कशन कराने से एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया गया है, 3-3, 4-4 ऑप्शन, उस पर सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर एक वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप इनको बार बार रिवाइज करते रहिए।